हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी नोट्स हिस्ट्री में क्लास 6 का चैप्टर 4। तो इस चैप्टर को हम बेहतर तरीके से समझते हैं और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे प्लस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अगर आपको इससे बेनिफिट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर, ये चैप्टर 4 है। सबसे पहले आरंभिक नगरों का विकास कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। कहाँ पर? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। और ये कब हुआ था? 4700 साल पहले, मतलब 4700 साल पहले जो है इन नगरों का विकास हुआ था। और इन नगरों को जो है हड़प्पा सभ्यता बोला गया और ये सबसे पहली घाटी थी, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता घाटी भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी के जो किनारे ही लोग जो है बसे हुए थे। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सहायक नदियाँ हैं इसकी सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु। और एक नदी जो है हमारी जो है सरस्वती, वो राजस्थान से निकलती है, तो वो है सरस्वती। तो इन 7 नदियों के किनारे ही जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ था, इसलिए इसे सप्त सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। या सिंधु घाटी जो कहाँ पर बसी थी? सप्त सैंधव में बसी थी। सप्त सैंधव का कहने का मतलब है कि इन्हीं 7 नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ था, इसलिए बोला जाता है सिंधु घाटी सप्त सैंधव में बसी थी। और इसे सप्त सैंधव घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो नगर जो है 2 और उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। कोई नगर 2 हिस्से में तो कोई उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था। और इसमें ये जो नगर हैं इसे दो भागों में विभाजित किया गया था। एक पश्चिमी भाग होता था और एक पूर्वी भाग। तो जो पश्चिमी वाला भाग है वो छोटा था किंतु ऊंचाई पर था और इसलिए इसको हम नगर दुर्ग बोलते हैं। तो जो छोटा वाला हिस्सा जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। और पूर्वी हिस्सा जो है ये बड़ा था लेकिन नीचे बसा हुआ था, इसलिए इसे निचला नगर कहा गया। तो ये देख लीजिए कि हमारा जो है ये है, तो यहाँ पर जो है ये नगर ये जो हिस्सा पश्चिमी वाला हिस्सा है ये छोटा था और जो पूर्व वाला हिस्सा है ये जो है बड़ा था। तो जो छोटा हिस्सा था उसे नगर दुर्ग कहा गया और इसे जो है बड़े वाले हिस्से को निचला नगर कहा गया क्योंकि ये नीचे बसा हुआ था। और जो नगर दुर्ग है वहाँ पे जो है राजा, पुरोहित अर्थात धनी वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पे जो है गरीब लोग रहते थे, श्रमिक, किसान, शिल्पकार। यहाँ पे जो है जो कौन रहते थे, थोड़े गरीब लोग रहते थे, लेकिन ये हिस्सा जो है बड़ा था। तो ये वो स्थान है जहाँ पर जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। तो वो कौन कौन से जगह हैं देख लीजिए, जैसे कि यहाँ ये गुजरात, इधर हमारा पाकिस्तान हो गया और इधर जो हमारा राजस्थान हो गया और यहाँ पर जो है पंजाब हो गया। और पंजाब भी और उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा साथ में ही, जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन नगरों के बारे में कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियाँ हैं, दोनों ही हिस्सों की 4 दीवारियाँ ये पक्की ईंटों से बनाई गई थी और ईंटें इतनी अच्छी थी कि 1000 साल बाद भी यहाँ पर दीवारें खड़ी थी। आगे सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सप्त सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये नगरी थी, मतलब नगरों का मतलब ये बहुत ज़्यादा ये शहरी जैसा इलाका बसा हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये नगरी थी, यहाँ पे सब सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सब सुविधाएं वहाँ पर थी। तो आगे देखते हैं सिंधु घाटी का आकार कैसा था। तो ये सिंधु घाटी का आकार जो है त्रिभुजाकार था। नगर नियोजन पद्धति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी थी? ग्रिड पद्धति या चेस बोर्ड पर आधारित थी। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। नगर नियोजन पद्धति सिंधु घाटी के समय किस प्रकार की नगर नियोजन पद्धति अपनाई गई थी या प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखते हैं ज़्यादातर इमारत जो है नगर दुर्ग
जो है पश्चिम से मिले हैं। ज़्यादातर इमारत जो है नगर दुर्ग से पश्चिम से मिले हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले जो है मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो की देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत और सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ एक खास तालाब मिला है। जो तालाब मिला था कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। और और यहीं पर जो है जिसे महान स्नानागार कहा गया। किसे? इस तालाब, जो तालाब मिला है उसे महान स्नानागार कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है महान स्नानागार कहाँ पर मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो में। या एक खास प्रकार का तालाब कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। इसे जो बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। तो और कुछ नोट देख लीजिए। सरोवर में, तालाब में दो तरफ से उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ बनाई गई थी। दोनों तरफ से चारों ओर कमरे थे। और इसमें पानी भरने के लिए जो पानी जो है कुएं से निकाला जाता था। जो पानी इसमें भरा जाता था वो कहाँ से निकाला जाता था? किसमें? स्नानागार में। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है उसमें जो पानी भरा जाता था वो कहाँ से निकाला जाता था? कुएं से। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे देखते हैं। ये कुछ स्थान महत्वपूर्ण है। कालीबंगा और लोथल, इन दोनों ही जगहों से जो है अग्निकुंड मिले हैं। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कालीबंगा और लोथल कहाँ पर हैं? ये तो ये गुजरात में है। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल दोनों ही स्थानों से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये तीनों ही स्थान जो है गुजरात, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, तो ये जो है लोथल जो आपका गुजरात में है, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से बड़े भंडार गृह मिले हैं। बड़े भंडार गृह कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीनों ही स्थानों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। एक एक चीज़ इसके अंदर, एक एक पॉइंट जो है ये आपके एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट वो पॉइंट्स हैं वो उठाए गए हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िए। आगे देखते हैं। भवन, नाले, सड़कें, तो आमतौर पर जो है एक या दो मंजिले की इमारतें होती थी। घर के आंगन के चारों ओर जो है कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार, उस टाइम पे क्योंकि नगर नियोजन पद्धति थी तो अलग से स्नानागार होता था। कुएं और कुछ घरों में जो है कुएं होते थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। आगे देखते हैं। नगरीय जीवन कैसा था? तो नगरों में जो है बहुत ही हलचल रहा करती थी। शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से जो है धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें जो है मंगवाया जाता था। नगरों में जो है लिपिक थे और ये जो मुहरों पर लिखते थे। तो नगरों में कौन थे? लिपिक भी हुआ करते थे और ये मुहरों पर लिखने का काम करते थे। आगे देखते हैं। नगर और नए शिल्प, पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से क्या क्या मिला है? पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे, कांसे, सोने, चांदी। याद रखना, हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं? पत्थर, शंख, तांबे, सोने, कांसे, चांदी। हड़प्पा से लोहा नहीं मिला। अगर ऑप्शन में दे कि आपको लोहा, तो हड़प्पा से जो है लोहा नहीं मिला है। इस तरह से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं तांबा, सोना, चांदी मिला है तो लोहा भी मिला होगा। नहीं, उस टाइम पे लोहे का प्रयोग जो है हड़प्पावासी करते ही नहीं थे। इन धातुओं से बनी चीज़ें मिली हैं, जो पत्थर, शंख, तांबे, सोने, कांसे, तांबे से जो है बनी जो धातुएं मिली हैं। सबसे आकर्षक वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें थी? मनके, बांट और फलक, ये सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं। ठीक है। बांट किससे बनाया गया था? पूछा जाता है क्वेश्चन में। बांट किससे बनता था? चट नामक एक पत्थर का प्रयोग किया जाता था उसको बनाने में। और बांट किस लिए प्रयोग किया जाता था? नाप तौल का ज्ञान, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उनको नाप तौल का ज्ञान था। मनके जो है किससे बनाए जाते थे? ये कार्निलियन के पत्थर का प्रयोग किया जाता था मनकों को बनाने के लिए। ये पत्थरों को काट कर, तराश कर जो है मनके बनाए जाते थे। कौन से पत्थर का? कार्निलियन पत्थर का प्रयोग किया जाता था। पूछा जाता है चर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्निलियन भी इंपॉर्टेंट है। फलक, ये भी पत्थर से ही बनते थे। ये कैसे होते थे ये देख लीजिए। कहाँ गया? इसके इमेज मैंने नहीं डाला है, तो वो मैं कभी अगर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसमें ज़रूर डालूंगी कि ये किस तरीके के दिखते थे। आगे देखते हैं। नोट जो है, इसके नोट्स देख लेते हैं। तो हड़प्पा के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे। आयताकार मुहरों पर जो है जानवरों के चित्र बनाते थे। आयताकार मुहरों पर किसके चित्र होते थे? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? लाल रंग के। और किस डिज़ाइन किसके करते थे? वो काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। मेहरगढ़, 7000 साल पहले यहाँ पर जो है कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से जो है कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। चांदी का फूलदान ढक्कन मिला है और पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ जो सूत की कताई का संकेत देती है, मतलब तकलियाँ भी बनाई जाती थी सूतों को काट काट कर। तो फेंस क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए कि फेंस जो है पत्थर व शंख प्राकृतिक तौर पे मिलते थे। पत्थर और शंख का जो है हमें प्राकृतिक तौर पे जो है नेचुरली मिल जाते थे, लेकिन जो फेंस को जो है कृत्रिम तौर से इसको तैयार किया जाता था। कैसे? बालू और स्टपिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर इसे तैयार किया जाता था। फिर इसे चिकनी उस पर परत चढ़ाई जाती थी। नीले व हल्के समुद्री हरे होते थे ये। फेंस से जो है क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी? मनके, चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन, जो फेंस से ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। तो और कुछ इसके अलावा दे तो वो नहीं होगा। फेंस से सिर्फ मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए गए हैं। कच्चे माल की खोज, किसान द्वारा किया गया उत्पादन जो है कच्चा माल कहलाता था। प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिलती थी वो हमारा कच्चा माल होता था। हड़प्पा में कई चीज़ें वहीं मिली हैं, तो कई चीज़ें जो है लोगों को बाहर से मंगानी पड़ी हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर दूर दूर से मंगाना पड़ता था। याद रखना यहाँ पे लोहा मैंने लिखा है, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं, जैसे ये चीज़ जो है लोगों को बाहर से मंगाना पड़ता था, इसलिए मैंने लिखा है। तो उस समय पर जो है लोहा का प्रयोग जो है हड़प्पावासी करते ही नहीं थे। आगे देखते हैं। तांबा जो है ये कहाँ से? राजस्थान से, ओमान से मंगाया जाता था। कांसा जो है ये दो धातुओं को मिलकर बनाया जाता है। तांबा और टीन को मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता है। ईरान और अफगानिस्तान से इसे मंगाया जाता था। सोना जो है कर्नाटक से मंगाया जाता था। बहुमूल्य पत्थर जो है ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तो ये एक एक स्थान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कांसा किससे बना होता था, किन दो धातुओं को मिलकर, ये भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, हड़प्पा के लोग जो है गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। लकड़ी का हल मिला है, लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। एक नई बात है, मतलब इससे जो है पैदावार में उनकी वृद्धि होगी। हल का प्रयोग करने लगे, मतलब उस टाइम पे पैदावार में वृद्धि होने लगी। ये लोग जो है गाय, बैल और भैंस, बकरियां पालते थे। कौन? हड़प्पावासी। हड़प्पा के लोग जो है सूखे महीनों में जो है मवेशियों को, हड़प्पा के लोग हड़प्पा के लोग जो सूखे महीनों में जो है मवेशियों को झुंडों में चारा पानी की तलाश में जो है दूर दूर तक ले जाते थे। ये लोग जो हैं बेर जैसी फल को भी इकट्ठा करते थे। हड़प्पावासी कौन से फल को इकट्ठा करते थे? बेर। या हड़प्पावासी किस फल का प्रयोग करते थे? तो वो कौन सा है? बेर। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है, तो इसको ध्यान से, इसलिए मैं बार बार बीच में आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन से इसमें जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट उठाए हैं, तो इसको अच्छे से आप अगर 2-3 बार देख लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। मछलियाँ पकड़ते व जानवरों का शिकार भी करते थे हड़प्पावासी। कच्छ जो है ये गुजरात में है। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे कौन सा? धौलावीरा नगर बसा हुआ। धौलावीरा नगर कहाँ पर है? कच्छ में। किसके किनारे बसा हुआ है? खादिर बेत के किनारे। यहाँ की ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है धौलावीरा की। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। हड़प्पा के किस नगर को 2 से अधिक भागों में बांटा गया है? तो वो धौलावीरा नगर है। आगे, हर हिस्से को चारों ओर से जो है पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। नगर में एक जो खुला मैदान है, यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। यहाँ जो है लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों पर जो है खुदा हुआ पाया गया है। जो अभिलेख हैं वो अभिलेखों को जो है लकड़ी में जड़ा गया है और पत्थरों पर जो है लिपि जो है बड़े बड़े अक्षरों में खुदा गया है। कहाँ पर? धौलावीरा नगर में। लोथल, अब लोथल के बारे में देखते हैं। ये भी गुजरात में है। पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। मुहरबंदी मिली है। कहाँ से? मुहरबंदी जो है लोथल से मिली है। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण मिले हैं लोथल से।
सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो है उस समय पे जो है पर्यावरणीय बदलाव हुए थे। उसका अंत होने का एक सबसे बड़ा कारण हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय बदलाव हुआ होगा। बहुत तेज़ी से जो है मतलब भूकंप, बाढ़ जैसे चीज़ें आ गई होंगी। तो हो सकता है या तो नदियों ने अपना रुख बदल लिया हो, तो जिसके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने लगा। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, उस समय पे जो है लोगों ने जो लोग हैं उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक दोहन किया होगा कि वो संसाधन बचे ही नहीं, जिसके कारण जो है उनका अंत हो गया। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप जो है ये इस प्रकार का कुछ आया होगा या तूफान आया होगा, जिससे कि उन नगरों का जो नगर हैं वो टूट फूट गए होंगे, नगर जो है नष्ट हो गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता की एक रूपता क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरी थी, लोग एक साथ जो है मिलजुल कर रहते थे। आर्यों का जो है हो सकता है एक सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है आर्यों का आक्रमण हुआ था। आर्यों के आक्रमण के कारण भी उन्होंने उनके जगहों पे कब्जा कर लिया, जिससे कि हड़प्पा वासियों का जो है हड़प्पा वासी धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। तो होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आ गया होगा। लेकिन अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में पूछिए और उस डाउट को मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, मैं क्लियर ही करूँगी। तो आप बेझिझक कुछ भी, कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा एनसीईआरटी का हैंड रिटन नोट्स जो है मैं दूंगी। साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, क्वेश्चन के आंसर जो होंगे और कौन से आंसर नहीं होंगे उसको भी एक्सप्लेन करूंगी कि वो आंसर क्यों नहीं है। तो आपको अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।